हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस यूट्यूब चैनल में जो उत्तराखंड सहायक अध्यापक का जो पेपर है एलटी और प्रवक्ता के लिए हम भौतिक विज्ञान है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम डेली क्या करेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से, फिजिक्स के चैप्टर से रिलेटेड उसको पोस्ट करेंगे और डेफिनेटली क्या होगा, उन क्वेश्चन को करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज होगी इसमें PYQ भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है वो बहुत मैक्सिमम है। तो उन सबका कलेक्शन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करेंगे जो कि आपकी सक्सेस के लिए क्या हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये जो क्वेश्चन है, जनरली ये जो चैप्टर है ये ग्रेविटेशन से आया है। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये LT 2015 का क्वेश्चन है, शायद वहाँ 2015 में पूछा गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हम किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम ये जानते हैं Gm1m2/r² जानते हैं। क्लियर हो गया। ये है फर्स्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल न्यूटन्स। ये फॉर्मूला किसने दिया, न्यूटन्स ने दिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो इनिशियल की कंडीशन है, इनिशियल की कंडीशन क्या है, कुछ ये क्वेश्चन, ये m1 मास है और ये m2 मास है। और ये m1 और m2 जो मास है ये क्या है, अभी वैक्यूम में प्लेस्ड है एट अ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इस केस में क्या होगा, ये जो दोनों मास है एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो F=Gm1m2/r² होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन में हमसे ये तो नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर इन दो मासेस के बीच की डिस्टेंस को हम अगर डबल कर दें तो नया फोर्स में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो नया फोर्स में क्या चेंज आएगा, ये तो इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है जो लॉज होती है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दिस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये बोल रहा है कि जो दो मास है, ठीक है, ये जो दो मास है, मासेस के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं किया है, मासेस के बीच मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने सिर्फ इनके बीच के डिस्टेंस को अब r से दुगना कर दिया, दैट मीन्स 2r कर दिया। ठीक है, तो जब हम जो डिस्टेंस है उसको 2 टाइम्स करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। तो इन सेकंड केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कैसे लिखेंगे, Gm1m2/r। अब r की जगह क्या लिखेंगे, r नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में, r की इन द प्लेस ऑफ r वी कैन राइट 2r, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्न में क्या कह रहा है, मैं डबल कर दूं इनके बीच की डिस्टेंस को। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, Gm1m2/4r² आ जाएगा। क्लियर। तो ये है, देखो ये जो Gm1m2 जो ये r² है, ये क्या है, f, ये क्या है, f। तो हम क्या लिख सकते हैं, f' इसको हम लिख सकते हैं f/4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर दो पॉइंट मासेस के बीच की डिस्टेंस को हम अगर 2 टाइम्स या दुगना कर देते हैं तो जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनिशियल फोर्स का 1/4 रिड्यूस हो जाएगा। तो जो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4th इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नया फोर्स होगा वो 1/4 टाइम्स ऑफ रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस टू 1/4। क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी LT 2015 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड इज 2 × 10⁻⁻15 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक,
तो इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, थोड़ी सी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम करते क्या हैं कि जब भी हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, या तो उसके पहले तो क्या हो सकता है, उसकी लेंथ में चेंज हो सकता है। तो जब लेंथ में चेंज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कहते हैं। ठीक हो गया। जब क्या होगा, उसका एरिया में चेंज होगा, तो जो एरिया में चेंज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एरियल एक्सपेंशन कहेंगे या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक हो गया। अगर उस सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो तब उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा कहेंगे। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला है, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इक्वल टू 1:2:3। ठीक है, तो ये वेयर अल्फा, ये अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो जो इनका रेशियो आता है 1:2:3 आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन हमको आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो देखो, अभी तो कभी कभी क्या होता है, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे इस क्वेश्चन में इसने अल्फा और बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि वो बीटा और गामा दे दिया जाएगा, और गामा दे दिया जाएगा, कहेगा अल्फा निकालो। तो इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से क्या है, पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो कभी कभी तो क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला ही क्या आ जाता है, MCQ में आ जाता है कि जो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा का जो रेशियो हो बताओ। तो इसका रेशियो हमेशा याद रखेंगे 1:2:3 होता है। बट अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा हमको गिवन है क्वेश्चन में, बीटा कितना दिया है, 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस हमको गिवन है। क्लियर। तो और हमको फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा क्या होता है, मैंने बताया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो अल्फा हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको यहाँ से अल्फा और बीटा ही चाहिए बस। तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या लिख दें, 1:2 लिख दें। बताओ, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू हम 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, 2α इक्वल टू हम इसको बीटा लिख सकते हैं, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू β/2 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, β/2, और बीटा हमको गिवन है क्वेश्चन में। बीटा कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁻, तो बीटा कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻5, 2 × 10⁻⁻5/2 अपॉन 2 दिया है। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। जो कोफिशिएंट क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री कूलम। ठीक हो गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है y = a cos ω t - kx। देखो, ये जो LT का एग्जाम है या LT और लेक्चर का जो एग्जाम है, वहाँ एक क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का तो पक्का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी LT एग्जाम में आया हुआ है, और दोबारा आने के इसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं, हमको एक क्या दे रखा है, y = a cos ω t - kx से दे रखा है। ठीक है, ये कोई वेव की इक्वेशन होती है। ये क्या है, y = a cos ω t, एक वेव की इक्वेशन हमको दी है, और हमसे क्या कह रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर k कह रहा है। ठीक है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर k कह रहा है। तो हमको इसमें वेयर, अब देखो k होता क्या है, देखो वैसे k क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है k। ठीक है, और जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पर। ठीक, तो हमको k की डायमेंशनल फार्मूला निकालना है।
तो इसके लिए हमको दो रूल पता होना चाहिए, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास क्या है, ये रूल, इसका रूल नंबर 1 है कि रूल नंबर 1 ये है कि जो सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। क्लियर हो चुका है ये, एक तो ये पता होना चाहिए हमको, ठीक, कि सेम टाइप मतलब क्या होगा, मीटर के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक होगा, केजी के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। एक तो ये रूल आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरा जो रूल आना चाहिए कि जितने भी क्या होते हैं हमारे पास ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया एंड सो ऑन, आर डायमेंशनलेस। ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। ये सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एंड देयर इनपुट आर ऑल्सो डायमेंशनलेस, ये भी पता होना चाहिए, आर डायमेंशनलेस, ठीक हो गया। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो भी डायमेंशनलेस होंगे और उनका जो इनपुट होगा, इनपुट कहने से क्या मतलब है, ये जैसे कॉस तो क्या हो गया, कॉस कॉस तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ये इसका इनपुट क्या हुआ, इनपुट ओमेगा टी माइनस के एक्स हुआ, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दो रूल बहुत याद, ये दो रूल रन होने चाहिए तुमको इस क्वेश्चन के लिए। तो ये दो रूल देखो, अब हम नेक्स्ट अब इन दो रूलों को अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो मैंने क्या बोला, मुझे इस y से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे इस a से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो मुझे सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि cos ओमेगा टी माइनस एक्स से दिया है। तो देखो ये क्या हो गया, ये भी डायमेंशनलेस हो गया। मैंने बताया था अभी cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। और ये जो इसका इनपुट है, ये इनपुट भी क्या होगा, ये इनपुट भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो एक मैंने दूसरा बताया था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ओमेगा टी को क्या मैं के एक्स लिख सकता हूँ, क्यों, ओमेगा टी में के एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी होगा वही के एक्स का भी डायमेंशन होगा। रूल नंबर 1 बोला मैंने, ऑल फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी में के एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी को मैं के एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, ये दोनों डायमेंशनलेस होंगे। डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या हुआ, डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या हुआ, ये डायमेंशनलेस होने का मतलब ये क्या हुआ कि डायमेंशन मतलब हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला को एम एल टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या हुआ, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो ये 0, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की वो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब हुआ कि जो पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 0 0 होना चाहिए। डायमेंशनलेस का मतलब ये नहीं है कि उसकी डायमेंशन 0 होगी, डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पावर से क्या है 0, 0, 0, MLT की पावर 0, 0, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओमेगा टी होगा और जो KX होगा ये दोनों डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस होगा मतलब मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, यहाँ से k की डायमेंशन निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस k को इसके साथ ऑपरेट करा देता हूँ, इस k को इसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखो k का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या निकल जाएगा, m0 l0 t0 अपॉन x। और x इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल। और जो डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, l होता है, l। तो मैं x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको मैं क्या लिख दूंगा, l लिख दूंगा। और इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, m की पावर 0, इस l को ऊपर लेके जाओ 0 - 1, l की पावर -1
और t की पावर 0। तो यही क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, m0 l-1 t0। तो ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो जो k का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, m0 l-1 t0 होगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर है। बट देखो इसी क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, एक नया क्वेश्चन भी पूछ देता है। तुमको यही इक्वेशन दी रहेगी y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और तुमको क्या पता है इस बार ऐसा पूछ दे कि तुम डायमेंशन ऑफ ओमेगा निकाल के दिखाओ। ठीक है, कि ये जो ओमेगा का डायमेंशन होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर आप मेरे को क्या करेंगे, कमेंट में कर देंगे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा। क्या पता k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को 2015 में आया है, इस बार क्या आ जाएगा, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को आ जाएगा। तो इन कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर। तो जो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्या पूछा गया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम इज। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब ये हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल इज द 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, किसी ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, एक इनिशियल वेलोसिटी दी। इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये जो ट्रेजेक्ट्री, जो ये ट्रेजेक्ट्री को क्या कर रहा है, फॉलो, जो पाथ फॉलो कर रहा है उसी को उसकी हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या आता है, पैराबोला की इक्वेशन आती है। तो जो ये जो क्वेश्चन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा। कौन सा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 264। ठीक है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 264 8 का मतलब समझो, हमको क्या करना है कि ये जो डेसिमल इक्यू हमको ये दे रखा है 264 दे रखा है। 264 इसका बेस क्या है, 8 है, और हमको इसमें बदलना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ये करना चाहिए, ये हमने कल डिस्कस किया था, कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो 264 है ये 8 बेस होने का मतलब क्या है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम से मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, देखो इसका प्रोसीजर कैसा होता है, हम कैसे करते हैं 264। तो 264 ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, देखो क्योंकि इसका बेस कितना है, बेस 8 है। तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखो 4 × 8 की पावर 0। ठीक हो गया, 4 × 8 की पावर 0 प्लस 6 × 8 की पावर 1। ठीक है, प्लस और 2 × 8 की पावर 2। इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, हम 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 64, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 64 प्लस 48 प्लस 4, ये हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 और 12 128 हो जाएगा। 128 48 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये, तो 20, ये हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, और 7 और 1, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना, ये आ जाएगा 170 आ जाएगा। 264, जो 264 ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, 170। तो 170 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। इसको करने के लिए हमको क्या आना चाहिए, कूलाम्स लॉ आना चाहिए, या इसकी सीधे वैल्यू भी पता होनी चाहिए। F = 1/4πε0 Q1 Q2 / r²। ठीक है, यहाँ से देखो जब हम ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, देखो 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। तो ऑप्शन देखते हैं, 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। इसका मतलब फर्स्ट तो होगा नहीं और फोर्थ भी नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड में से ही कोई एक होगा। तो मैग्नीट्यूड तो देखो सेम, वैल्यू तो दोनों सेम है। अब बात आती है यूनिट की, बात आती है, तो यूनिट हम ये कूलाम्स लॉ से निकालेंगे इसकी यूनिट।
ठीक है, यूनिट कहाँ से निकालेंगे, कूलाम्स लॉ से। मुझे इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा लेफ्ट साइड में चले जाएगा, तो ये इसकी जो यूनिट होगी कूलाम, तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, ये आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये क्या कह रहा है, द सिंबल रिप्रेजेंट्स, ये सिंबल कौन सा हो सकता है, ये और गेट हो सकता, ये क्या हो सकता है, नॉर गेट हो सकता है, नैंड गेट हो सकता है, नॉट हो सकता है, या एक्स नॉर हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो इसमें क्या है, देखो ये हमारे पास क्या होता है, एक और गेट है। ठीक है, अगर हमको इतना ही दिया रहता, अगर हमको इतना ही दिया रहता तो मैं क्या लिख, अगर इतना ही दिया है, देखो अगर इतना ही दिया रहता तो ये और गेट का सिंपल हो और गेट का सिंबल हो जाता है, और में हमने नॉट लगा दिया, और में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। जब हम और में नॉट लगा देते हैं, और में नॉट लगा दिया तो देखो होता क्या है, और अगर और में मैं नॉट लगा दूंगा, अगर और गेट में नॉट लगा दूंगा तो बन जाता है नॉर गेट बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द सिंबल रिप्रेजेंट्स। तो ठीक है, जो ये सिंबल है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक पीएनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो अब हमसे बोल रहा है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, सेकंड और थर्ड तो होगा नहीं क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है। ठीक हो गया, पीएनपीएन या एनपीएन में से देखो कौन सा हो सकता है। तो पीएनपी और एनपीएन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर को डिसाइड करने के लिए सिर्फ करंट ही डिसाइड करती है कि ये एनपीएन होगा या पीएनपी होगा। तो हम देखते हैं एमीटर और बेस में, एमीटर और जो बेस जंक्शन है जो उसमें करंट है वो बाहर की ओर आ रही है। तो इसको समझने के लिए देखो एक ट्रिक होती है, इसको समझने के लिए क्या होती है, एक ट्रिक होती है। देखो जब हम पानी पीते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो कहाँ जाता है, अंदर की ओर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी पीना है, जब पीना है का मतलब होगा तो वो पीएनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएनपी हो जाएगा। पर इस केस में तो क्या हो रहा है, इस केस में करंट बाहर की ओर जा रही, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पीना है, नहीं पीना है का मतलब वो गले से ऊपर की ओर आएगा, नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, तो ये क्या है, ऊपर की ओर आ रहा, मतलब गले से ऊपर की ओर आ रहा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नहीं पीना है। ठीक हो गया, नहीं पीना है, नहीं पीना है का मतलब क्या होगा, जो पानी होगा ऐसे ऊपर की ओर आएगा, नहीं मतलब एन, नहीं पीना है, नहीं पीना है का मतलब ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये कौन सा होगा, एनपीएन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, नहीं पीना है, नहीं पीना है का मतलब पानी ऊपर की ओर आएगा, तो ऐसा समझ सकते हो। क्लियर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने क्लास में, डिस्कस किया था कि तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो ग्रेडियंट जो हम देखो, ग्रेडियंट क्या होता है, हम हमेशा स्केलर फंक्शन का लेते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको सिंपल हम क्या कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ना ही डॉट ना ही क्रॉस, सिंपल। ग्रेडियंट फंक्शन मीन्स क्या होगा, डेल के साथ सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम डेल के साथ सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल की वैल्यू तो हमको पता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड होती है। ठीक है, और फाई, तो जब तुम फाई को इन सबके साथ लेके आओगे तो आंसर में क्या आएगा बताओ, आई जे के साथ आंसर आएगा। क्या आएगा बताओ, आई कैप डेल फाई वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई वाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई वाई डेल जेड। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम यहाँ से यह ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ, किसी भी फंक्शन का अगर मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर वेक्टर आ रहा है। वेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि वेक्टर जो आंसर है उसमें आई जे के इंक्लूड है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन आंसर हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। क्लियर।